तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे एक दिन पहले हुए भारत पाकिस्तान एशिया कप के क्रिकेट मैच की, जिसमें भारत मैच हारा और पाकिस्तान जीत गया। बहुत से लोगों ने इसको बहुत बड़ा एक स्कैंडल बना के पेश कर दिया कि भारत हारा तो सिर्फ इस करके कि एक बॉलर ने एक कैच छोड़ दिया। अरे भाई लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रिकेट का मैच वो 20 ओवर का हो या 50 का हो या टेस्ट मैच हो, एक कैच छोड़ने से या लेने से मैच नहीं जीता जाता, ना हारा जाता। ये 11 प्लेयर की गेम होती है और सबको अपना अपना योगदान देना पड़ता है। अगर कहीं गलतियां होती हैं तो काफ़ी सारे लोगों की होती हैं। स्ट्रैटजी में गलती होती है, प्लानिंग में गलती होती है और बहुत सी बातें हैं जिनकी वजह से टीम हारती है या जीतती है। तो जो अर्शदीप सिंह को ट्रोल किया गया सिर्फ इसलिए कि वो कैच छोड़ दिया और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि वो खालिस्तानी है क्योंकि वो सरदार है। ये ट्रोलिंग का मामला है, इसको मैं कोई बहुत सीरियस नहीं लेता। तकलीफ देशभक्तों को उतनी नहीं हुई है, ना ही पाकिस्तान के जीतने की तकलीफ है, ना भारत के हारने की तकलीफ है। तकलीफ उन लोगों की हुई है, उन लोगों को सबसे ज़्यादा हुई है जिन्होंने 10,000 करोड़ रुपया इस मैच पे सट्टे में लगाया हुआ था। भारत, पाकिस्तान, दुबई, श्रीलंका, बांग्लादेश, हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, इन सब देशों में मैंने आज मुंबई के कुछ बड़े स्टोरियों से बात की, जिनसे पहले भी मैं करता रहता हूँ। इलेक्शन के समय पे मैं आपने मेरे एपिसोड देखे होंगे। स्टोरी जब भी किसी, ये स्टोरी जो है सट्टा बाज़ार वाले, ये जब भी अपना रेट खोलते हैं तो बहुत बड़ी प्लानिंग रिसर्च करके खोलते हैं। मैं आज से नहीं 40 साल से देखता आ रहा हूँ कि जब इलेक्शन के टाइम पे सट्टा बाज़ार किसी पार्टी का रेट खोलता है, जीत हार की बात करता है, तो वो तकरीबन 99% सही निकलती है। अगर सट्टा बाज़ार बोलता है कि इस पार्टी को इतनी सीटें मिलेंगी, तो एक आध सीट का ऊपर नीचे का फ़र्क होता है, बाकी बिल्कुल सही निकलता है। और बड़े बड़े पार्टी के लीडर जब अपनी पार्टी की जीत का दावा करते हैं तो सट्टा बाज़ार को कोट करते हैं। मतलब एक इलीगल सिस्टम को, एक जो जुए का धंधा है, उसको कोट करके कहते हैं कि सट्टा बाज़ार ने कहा है हमारी पार्टी को इतनी सीट मिलेगी तो इतनी तो मिलेगी ही। तो एक तरीके से आप इलीगल बिजनेस को लीगैलिटी प्रदान कर रहे हो। ये बुरी आदत है लेकिन सच्चाई है। उनकी रिसर्च, उनका खोज बहुत परफेक्ट होती। आज मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूँ। मैच की जीत हार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ना एक मैच हारने से हिंदुस्तान कमज़ोर होने वाला है, ना एक मैच जीतने से पाकिस्तान चांद पे पहुंच जाएगा। लेकिन इसके पीछे की हकीकत आप जानें। 10,000 करोड़ रुपया बहुत बड़ा अमाउंट होता है। करोड़ों लोगों ने ये लोग पैसा लगाया होगा इसमें, और सबसे ज़्यादा पैसा हिंदुस्तान में ही लगता है। हिंदुस्तान में भी बड़े शहरों में, अमृतसर बहुत बड़ा सट्टे का केंद्र है। दिल्ली, सूरत, सतारा, कोल्हापुर, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, ये बहुत बड़े सेंटर हैं कलकत्ता को मिला के, जहाँ पे सट्टा व्यापारी बहुत बड़ी संख्या में और बहुत बड़े अमाउंट में डील करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान का हर बड़ा शहर, दुबई, शारजा, कुवैत, ओमान, सऊदी, इन सब कंट्रीज़ में क्रिकेट पे सट्टा लगाया जाता है। इसलिए यह अमाउंट, क्योंकि सट्टा लगाने वालों की गिनती लाखों में करोड़ों में जाती है, इसलिए अमाउंट इतना बड़ा हो जाता है। अब देखिए सट्टा स्टोरियों को, या वो लोग जिन्होंने पैसा लगाया था, जुआ खेला था, उनका नुकसान कैसे हुआ। मैंने जब मुंबई में जो सट्टा बाज़ार के बड़े लोग हैं, ऑपरेटर हैं, सबको उनका पता है। पुलिस के साथ, ईडी के साथ, इनकम टैक्स के साथ उनकी सबकी मिली भगत चलती है।
उनका कहना है कि मैच शुरू होने के पहले जो रेट खुला था उसमें 56 पैसे इंडिया पे लगे थे और 1 रुपया 80 पैसे पाकिस्तान का रेट था। मतलब हिंदुस्तान के जीतने के चांसेस पाकिस्तान के जीतने से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा थे। इतना बड़ा हिंदुस्तान को एक बेनिफिट था। अब आपको शायद मालूम होगा सट्टा बाज़ार आप कैसे खेलते होंगे, आपसे बहुत से लोगों को नहीं भी खेला तो नॉलेज होगी। मेरी तरह मैंने कभी नहीं खेला आज तक, लेकिन जानता सबको हूँ। सट्टा बाज़ार में आप अपनी जेब से पैसा नहीं लगाते, आपके जान पहचान वाले लोग होते हैं। आप खाली टेलीफोन पे उसको बोल देते हो कि मैंने 100 रुपया इंडिया पे लगाया और उस दिन भाव था 56 पैसे 56 पैसे। 100 रुपये के अगर आपने दिया नहीं 100 रुपया, खाली बुकिंग की है, आपने अपनी बैटिंग की है, आपने एक रकम लगाई है, पैसा नहीं दिया आपने, पैसा आपकी जेब में 100 रुपया। अगर सिर्फ इतना, बाकी आपने और कुछ नहीं लगाया कि 5 ओवर के बाद इतने रन होंगे तो इतना पैसा, इतनी विकेट जाएगी तो इतने पैसे, इतने छक्के लाएंगे तो मैं इतने लगाऊंगा, इतने चौके जाएंगे तो इतने, इतने कैच पकड़े जाएंगे, इतने छूटेंगे तो इतने रुपये। क्रिकेट में हर चीज़ पे सट्टा लगता है। आपने सिर्फ टीम पे सट्टा लगाया, 100 रुपये लगा दिए, आपके नाम पे 100 रुपये की एंट्री हो गई। अब इंडिया जीत जाता अगर, तो आपको 56 रुपीज़ मिलने थे। आपकी जेब से कुछ नहीं गया, लेकिन आपको 56 रुपीज़ उस सटोरिये ने दे देने थे। इसी तरह पाकिस्तान के ऊपर जिन लोगों ने पैसा लगाया होता, उनको 100 रुपये की उन्होंने बैटिंग की, उनको उसके ऊपर 180 रुपये मिलने थे। मतलब इतना बड़ा फ़र्क था। बहुत से जो जुआरी होते हैं वो हमेशा अंडरडॉग पे पैसा लगाते हैं, हारने वाली टीम पे, कि अगर कहीं खुदा ना खास्ता जीत गई तो उनको बहुत बड़ा अमाउंट मिल जाएगा। तो आपकी जेब से कुछ गया नहीं, इंडिया जीत गया, आपको 56 रुपये मिलने थे। टोटल अगर आपने 100 रुपये देने भी होते तो आपको 156 रुपये मिलने थे। लेकिन अब इंडिया हार गया, आपका 100 रुपया गया, आपको अब 100 रुपये आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपकी टीम हार गई। इसलिए जिन लोगों ने करोड़ों रुपये लगा रखे थे हिंदुस्तान पे कि पैसा कमाएंगे, उनका करोड़ों का नुकसान हो गया, सबका मिला के, एक आदमी का नहीं। किसी ने 1000 लगाया, किसी ने 10,000 लगाया, किसी ने 1 लाख लगाया। जिसने 1 लाख लगाया था उसको 1 लाख जेब से देना पड़ा। अगर इंडिया जीत जाता तो उसको 56,000 मिल जाने थे, उसकी तो लॉटरी लग जानी थी। तो ये एक बहुत बड़ा जुआ था जो पूरे मैच को अफेक्ट करता है। अब सट्टा बाज़ार के मुताबिक जो मैंने 2 दिन उनसे बातें की कि टीम इंडिया हारी कैसे, उसका भी मूल्यांकन करते हैं वो। आपके क्रिकेट एक्सपर्ट से ज़्यादा उनकी एक्सपर्टीज़ है। उनका कहना है कि पहले जब इंडिया ने टॉस हारा तो तभी इंडिया का भाव गिरना शुरू हो गया था। 56 रुपये से भाव कम करते करते 33 रुपये तक चला गया था, क्योंकि टॉस हारने का मतलब होता है दूसरी टीम पहले बॉलिंग करेगी, आपको पहले बैटिंग करनी पड़ेगी। और जब आप पहले बैटिंग करते हो, और ख़ास तौर पे ऐसे हाई वोल्टेज मैचेस में, इंडिया पाकिस्तान मैचेस में, या इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया मैचेस जो होते हैं वो बड़े हाई वोल्टेज होते हैं, तो वहाँ पे लोगों को पहले ही डर लगने लग गया था अब टीम इंडिया अंडर प्रेशर होगी, एक बड़ा स्कोर खड़ा करना पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। और उनकी आशाएं बढ़ने लगी जब पहले 4 ओवर में इंडिया ने 50 के ऊपर रन बना लिए थे, 13 की एवरेज चल रही थी, तो रेट बढ़ के फिर 56 रुपये आ गया सट्टा बाज़ार का कि इंडिया अच्छा खेल रहा है। तो पहले 10 ओवर में जब 100 रन के करीब हो गए तो रेट वहीं टिका रहा। लेकिन उसके बाद जब आने वाले 7 ओवर में 50 रन बने तो फिर इंडिया का रेट गिरना शुरू हो गया। तो उसका मतलब ये था कि इंडिया मैच तभी से हारना शुरू कर गया था जब इंडिया बैटिंग कर रहा था, पाकिस्तान की बॉलिंग चल रही थी।
और तभी से रेट गिरना शुरू हो गया था। जिन लोगों ने शुरू में पैसे लगाए थे उनका नुकसान ज़्यादा हुआ, जिन लोगों ने बाद में लगाए थे रेट गिरने के बाद उनका नुकसान कम हुआ, लेकिन नुकसान सबका हुआ। दूसरी तरफ जिन लोगों ने पाकिस्तान पे पैसे लगाए थे उन्होंने खूब जम के पैसे कमाए, क्योंकि उनको 100 रुपये के 280 रुपये मिले। आप अंदाज़ा लगाइए कितना बड़ा जुआ क्रिकेट पे चलता है। लो ले दे के ये पूरी जो गेम है क्रिकेट की, ये पैसे के इर्द गिर्द घूमती है। वो जो सर्कल आप स्टेडियम में देखते हो उसके अंदर नहीं घूमती है, इसके पीछे बहुत षड्यंत्र वयंत्र कंस्पिरेसी, पैसा, लालच, ब्राइबरी, रिश्वत सब चलता है और उसमें सब लोगों की मिली भगत है। आपने देखा है कुछ साल पहले बहुत बड़ा बैटिंग स्कैंडल हुआ, उसके पहले एनी क्रोनी के टाइम पे हुआ, बहुत सारे स्कैंडल हुए, लेकिन एक एक करके सब दबा दिए जाते हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद जिन लोगों को दोषी पाया जाता है 5-7 साल के बाद उनकी सब सुविधाएं हमारा क्रिकेट कंट्रोल ऑफ क्रिकेट जो इंडिया का है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट, वो सब उनको माफ़ करके दोबारा उनको पेंशन भी देने लग जाता है, उनके बेनिफिट मैचेस भी हो जाते हैं, उनके गले में फिर हार डाले जाते हैं और कुछ लोगों को तो चयन समिति का मेंबर भी बना दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, जोनल लेवल पे। तो इस तरीके से रिश्वतखोरी, सट्टा बाजारी जो खेल के मैदान में लगती है उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। आपको हैरानी नहीं होगी, आप कभी मेरी बात मत मानिए, लेकिन गूगल पे जाके देख लीजिए। गूगल के जाके अब सर्च इंजन में वहाँ पे फीड कीजिए किसी क्रिकेट का नाम, नए जो हैं, पुराने छोड़ दीजिए, उन्होंने बहुत मेहनत करके लंबे समय में पैसा कमा के कुछ बनाया है। जो लोग पिछले 5 साल में क्रिकेट में आए, 4 साल में आए, 3 साल में, 2 साल में, उनका एक एक का नाम अब फीड करके देखिए सर्च इंजन में गूगल के। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का नाम बोलो, किसी आदमी का नाम राम जी है, क्रिकेटर है, खेल रहा है हिंदुस्तान के लिए, आप डाल दीजिए राम जी द हाउस, फ्लैट या इस किस्म की प्रॉपर्टी इन मुंबई या कहीं भी किसी बड़े शहर में, जैसे सिर्फ प्रॉपर्टी कितनी है आप देख के हैरान रह जाओगे। वो क्रिकेटर जो आए 2-3 साल खेले, चले भी गए, आज कहीं उनका नाम नहीं है। वो 40-40, 45-45, 50 करोड़ के फ्लैट मुंबई में खरीद के बैठे, और ये तो वो अमाउंट है जो उन्होंने वाइट में पे किया है बिल्डर को। जो मुंबई में रिवाज चलता है 40-60 रेशो का, 60% वाइट में देते हो, 40% ब्लैक में देते हो। अगर वो रेशो लगा लो तो 40 करोड़ के फ्लैट पे कितना पैसा उन्होंने ब्लैक में भी दिया होगा। इतना पैसा कहाँ से आता है, या आप अपने लेवल पे सर्च करके देखिए। पॉश एरियाज में 6-6 हज़ार स्क्वायर फुट के फ्लैट, 40-40, 45 करोड़ का, 50 करोड़ का फ्लैट, और उसके ऊपर 10-10 करोड़ रुपए का फर्नीचर, और हर महीने 1.5 लाख से लेके 2 लाख रुपए के मेंटेनेंस चार्जेस सोसाइटी के। 1.5 लाख रुपया, 18 लाख रुपया साल का मेंटेनेंस जाती है सिर्फ। उसके बाद नौकर चाकर, गाड़ियाँ, घूमना फिरना, हाई एंड खर्चा, इतना पैसा क्रिकेटर्स आजकल कमा रहे हैं। पुराना ज़माना था जब हज़ारों पैसे मिलते थे, आज एक एक IPL में 5-5, 6-6 करोड़ रुपया बड़े प्लेयर्स को मिल जाता है। और क्रिकेट बोर्ड भी हमारा जो पेमेंट करता है वो ग्रेडिंग से सिस्टम से होती है। जो बड़े प्लेयर हैं A ग्रेड, उनको ज़्यादा पेमेंट मिलती है। B ग्रेड में, A ग्रेड में बहुत कम प्लेयर होते हैं जिनको ज़्यादा पैसा मिलता है। B ग्रेड के प्लेयर्स को बहुत कम पैसा हो जाता है, और तरह C ग्रेडिंग जो है उनको बहुत नॉमिनल पैसा मिलता है। तो ये मत समझिए कि हर प्लेयर को बहुत पैसे मिलते हैं। जिनको ज़्यादा पैसा मिलता है वो तो मान सकते हैं कि उन्होंने पिछले 8-10 साल से कमाई करके 50 करोड़ का फ्लैट लिया होगा। लेकिन जो C ग्रेड के, D ग्रेड में प्लेयर D ग्रेड नहीं, उनके ग्रुपिंग का D ग्रेड है, उसमें से निकल के थोड़े से पैसे आपको मिलते हैं और आप
30 करोड़ का, या कुछ लोगों ने 15-15 करोड़ के घर भी लिए हैं, ब्लैक का उन्होंने भी दिया होगा। तो ये पैसा इतना बड़ा कहाँ से आता है? बहुत बड़ा घोटाला है। लेकिन इनके ऊपर कभी इनकम टैक्स की रेड नहीं होती, कभी ईडी की रेड नहीं होती, कभी इनके ऊपर कोई सीबीआई की इंक्वायरी नहीं होती, क्योंकि ये हमारे नेशनल हीरोज़ हैं। ले दे के कहीं ना कहीं वेल कनेक्टेड हो जाते हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियन से, अफसरों से इनके रिश्तेदारियां हो जाती हैं, रिश्ते बन जाते हैं, हर जगह पे इनको बचाया जाता है। लेकिन दूसरी जो हमारी गेम्स हैं, हॉकी हुई, फुटबॉल हुई, वॉलीबॉल हुई, टेनिस हुई, बॉक्सिंग हुई, रेसलिंग हुई, कोई ले लीजिए, अब एथलेटिक्स ले लीजिए, जो हिंदुस्तान को ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में, वहाँ से आपको वर्ल्ड कप्स वगैरह में आपको मेडल ला के देते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। उनको नौकरी मिलती है सब इंस्पेक्टर की। अगर आप अनपढ़ हो, गरीब हो, तो आपको हवलदार नौकरी दे देते हैं, वॉचमैन ही करो सारी उम्र। अगर आप अच्छा बहुत बड़े हो गए तो ज़्यादा से ज़्यादा डीएसपी, इसके अलावा आपको कोई नौकरी नहीं मिलती। लेकिन क्रिकेटर्स, उनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन टबैको कंपनी, एसीसी सीमेंट, गोदरेज, फाइजर, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, उनके वहाँ नौकरियाँ मिलती हैं। ले क्यों? क्योंकि एक उनका, हमने उनको हीरो बना दिया है, हीरो वर्शिप करते हैं। हम पूरे मैच को नहीं देखते कि 11 प्लेयर्स ने क्या किया, एक आदमी के ऊपर ब्लेम लगा देते हैं। इसलिए नहीं कि देश हार गया या आपके हृदय को कोई चोट पहुंची है, सिर्फ इसलिए कि आप पैसा हार चुके हो, जो आपने लगाया था, आपका पैसे का नुकसान हुआ है, इसलिए आप स्केपगोट ढूंढ रहे हो। मुझे बताइए, अगर संडे का मैच आप लोगों ने देखा होगा तो शुरुआत के 3-4 ओवर के बाद ड्रेसिंग रूम में गुजरात का प्लेयर बैठा था, हमारा कैप्टन उससे बात करने की कोशिश कर रहा है और वो प्लेयर अपने कप्तान की तरफ देख ही नहीं रहा, उसकी बात ही नहीं सुन रहा, और कप्तान बड़ी मायूसी से थोड़ी देर के बाद वहाँ से चला जाता है और बाकी के 3-4 प्लेयर उस प्लेयर की चमचागिरी करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो प्लेयर जिसके ऊपर सबको बहुत आशाएं थी, पिछले मैच में वो हीरो बना था, परसों के मैच में उस आदमी ने 1 रन नहीं बनाया और सबसे ज़्यादा रन दिए 4 ओवर में। अगर वो शख्स 2 रन बना देता सिर्फ, तो इंडिया जीत जाता। मैं कोई जुएबाजी की बात नहीं कर रहा हूँ। स्केपगोट ढूंढने हैं तो आपको सब स्केपगोट लगेंगे। विराट कोहली इनसाइड फील्डर, क्लोज सर्कल का फील्डर, बहुत बढ़िया फील्डर है, वो बाउंड्री के पास फील्डिंग कर रहा है, 2 मिस फील्डिंग किया, 2 चौके लग गए, 8 रन चले गए। 2-3 बार तो शायद वो ग्राउंड के बाहर भी चला गया था, ड्रेसिंग रूम में बैठा देखा मैंने उसको, पूरा मैच देखा नहीं, 2-3 बार बैठा था बाहर वो। युजवेंद्र चाहल, वो भाई सब फुल टॉस कर रहे हैं, स्पिनर फुल टॉस बॉल कर रहा है। हार्दिक पांड्या की बॉडी लैंग्वेज देखो आप, महाराजा की तरह आते हैं, घूमते हैं, प्लेयरों से दम दिखाते हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। मैं उसकी जब बॉडी लैंग्वेज देखी थी परसों मैच में, कैप्टन से बात करते हुए, प्लेयरों से बात करते हुए, तो मुझे ऐसे लगा कि वो सुपर बॉस है टीम का, ये बॉडी लैंग्वेज थी उसकी। आप दोबारा मैच देखिए, आपको पता चलेगा। बाकी के प्लेयर देख लो आप, कितनी मिस फील्डिंग हुई, हमने स्लो रन, ओवर रेट भी स्लो किया, एंड में जाके हमें उसकी सज़ा मिली। हमें वो अंपायर ने हमारे वो जो इनका जो कानून होता है कुछ अंदर का, कि आपने स्लो रन रेट किया है तो क्लोजन सर्कल में फील्डर कम हो जाते हैं, बाहर ज़्यादा चले जाते हैं, उसमें आपको सिंगल लेने की दूसरी टीम को फुर्सत मिल जाती है, मौका मिल जाता है। विराट कोहली जैसा फ्लुएंट प्लेयर, जिसको दुनिया का बेस्ट बैट्समैन कहा जाता है, वो शख्स T20 में सिंगल ले रहा है, बड़ी अजीब लगता है।
69 57 बॉल्स में 74 बॉल में आप 60 रन बनाते हो। क्या ये T20 की रेशो है? वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन इतना स्लो बैटिंग करता है, सिंगल ले रहा है और इतनी बॉल में इतने रन। मतलब बहुत सी बातें होती हैं। कैच तो पाकिस्तान की टीम ने भी गिराए, स्लो वो भी खेले, उनकी भी विकेट गई। लेकिन एक आदमी को विलन बना देना 11 की टीम में से, ये बहुत बुरी बात है। किसी भी गेम को किसी धर्म से जोड़ के पाकिस्तान के कुछ लोगों ने और शरारत कर दिया। लाहौर से कुछ लोगों ने IP एड्रेस इस्तेमाल करके अर्शदीप सिंह की विकीपीडिया जो पेज है उसको डिफेस किया। वहाँ पे उसकी नेशनलिटी इंडियन हटा के खालिस्तान नेशनलिटी लिख दी। अच्छा हुआ कल भारत सरकार के IT डिपार्टमेंट ने विकीपीडिया के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया अपने ऑफिस में और उसको जवाब तलब किया कि आपने ये कैसे इंडिया की जगह खालिस्तान लिखने दिया आपके अकाउंट में, आपके विकीपीडिया पे। तो उन्होंने जब खोज पड़ताल करके बताया कि ये हमने नहीं किया, ये पाकिस्तान के लाहौर से किसी आदमी ने डिफेस किया है। तो पाकिस्तान वाले तो अपना मज़ा लेंगे, वो जीत गए थे। उनको इंडियन टीम का मोराल डाउन करना है, उनका करते हैं, वो समझ में आता है। वो एक तरह से हमारा एनिमी कंट्री है। स्पोर्ट्स में भी वही उनका रवैया रहता है, वो उनका काम है करना। लेकिन हमारे हिंदुस्तानी अगर उनकी आवाज़ को अपनी आवाज़ बुला लेते हैं तो ये कहाँ की देशभक्ति है। अर्शदीप ने बहुत अच्छा किया। उसने एक ही बयान दिया कि जब मैं ट्रोलिंग पढ़ रहा था लोगों के कमेंट तो मुझे हंसी आ रही थी। दिस इज़ कॉल्ड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और आने वाले मैचों में कभी भी एक आदमी का कसूर मत निकालिए। ये गेम है, मैच है, एक टीम ने जीतना है, एक ने हारना है। जो बेहतर खेलेगी वो जीत जाएगी, जो गलतियां करेगी वो हारेगी। गलतियां में अंडर परफॉर्मेंस भी होती है, गलतियों में बहुत से प्रेशर भी होते हैं। मुझे नहीं लगता हमारी आज की टीम कोई बहुत कोहेसिव टीम है। अंदर बहुत सारा ग्रुपिज्म चल रहा है, बहुत से प्लेयर बाहर से ला के ठोसे जा रहे हैं, अच्छे प्लेयर्स को मौका नहीं मिल रहा, स्पोर्ट्स के ऊपर राजनीति हावी हो रही है। इस सब आडंबर को बंद करना पड़ेगा। और जहाँ तक सवाल है जुए की, सट्टे की, इसको लीगलाइज करना चाहिए। इस बीमारी को आप ख़त्म नहीं कर सकते। आप लगा दीजिए कुछ एक परसेंटेज, 20% आप लगा दीजिए ऑफ द बोर्ड कि जो आदमी क्रिकेट के ऊपर जुआ लगाएगा, सट्टा लगाएगा, बैटिंग करेगा, उसको जो भी अमाउंट लगाएगा उसको 20% सरकार को देना पड़ेगा। अब कर दीजिए, ऑनलाइन सरकारी खोल दीजिए। अगर पूरे साल में डिफरेंट मैचेस पे, वनडे पे, क्रिकेट पे, T20 पे मैच, 5 डे मैचेस पे, अब अगर अंदाज़न पूरे साल में 50,000 करोड़ रुपए का सट्टा लगता है तो उसमें से 20% अगर आप अक्रॉस द बोर्ड टैक्स लगा देते हो तो 10,000 करोड़ रुपया सरकार को हर साल मिलेगा या क्रिकेट बोर्ड को मिलेगा। आज मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले 1983 के वर्ल्ड कप के हीरो बलविंदर संधू से, पुराने मित्र हैं हमारे। उनके पिताजी मेरे मित्र हुआ करते थे, हरनाम सिंह नाज, बहुत बड़े राइटर थे पंजाबी के, बहुत किताबें लिखी। उनका एक डांस ड्रामा शो ही रांझा बहुत हिट हुआ था, फेमस हुआ था। उनके बेटे हैं बलविंदर संधू। उनसे मेरी बात हुई, उनका भी यही कहना था कि ये ट्रोलिंग व्रोलिंग का कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बीमारी है बैटिंग क्रिकेट के लिए, इसको कंट्रोल कीजिए। बलविंदर संधू ने ये सलाह दी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड 20% या 15% या 10% जो भी सरकार फिक्स करती है वो कर दो, ताकि वो पैसा जो टैक्स जो लोगों से लिया जाएगा उसको क्रिकेट को फर्दर डेवलप करने के लिए खर्च किया जाए। स्टेट लेवल पे क्रिकेट अकेडमीज़ खोली जाएँ। 10,000 करोड़ या 15,000 करोड़ रुपया साल का
बहुत बड़ा बजट होता है, उसको उस खेल के लिए खर्च किया जाए, बजाय इसके कि लोगों के पैसे से चंद लोग जो सट्टा बाज़ार चलाते हैं, या तो अपने बुक मेकिंग से चलाते हैं या ऑनलाइन चलाते हैं, तो ये जंजाल खत्म हो जाएगा। आप रेस कोर्स में तो पैसे लगाते हो, टैक्स लगाते हो, वो भी तो जुआ है। लॉटरी के ऊपर आप टैक्स लेते हो, तो क्रिकेट की जो बैटिंग होती है उसको लीगलाइज क्यों नहीं करते? ये बहुत बड़ा इशू बलविंदर संधू ने उठाया है और सरकार को और हमारे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तो आने वाले दिनों में कुछ और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।